सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी हाई कोर्ट के पार्ट फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमने बात की थी हाई कोर्ट की स्थापना कैसे होती है, गठन कैसे होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट के कार्यकाल के बारे में, न्यायाधीशों को हटाने के तरीकों के बारे में, शपथ में, वेतन भत्तों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये एमए फाइनल और बीए सेकेंड ईयर में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बेहद उपयोगी है और इसमें बड़ा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। ये कोशिश की गई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हाई कोर्ट से आने वाला प्रत्येक प्रश्न क्वेश्चन इस वीडियो के द्वारा कवर किया जाए। तो आइए बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सबसे पहले चर्चा करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। कुछ पुस्तकों में ये दिया गया है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी हो उसमें कार्यकाल उसका होता है। ये बात गलत है। आपको ध्यान रखना है कि 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष का कोई चक्कर इसमें नहीं होता है। कोई न्यायाधीश 10 वर्ष भी रह सकता है। अगर मान लीजिए कोई 52 वर्ष की उम्र में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है तो वो 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करेगा, 10 वर्ष भी रह सकता है। यानी निश्चित कार्यकाल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो वर्णन किया गया है वो कार्यकाल का नहीं है, अपितु उसमें एज का जो है बाउंडेशन दिया गया है कि वह 62 की आयु तक अपना पद ग्रहण करेगा, 62 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रहेगा। इससे पहले वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम था गोपालन चंद्र मिश्र वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि त्यागपत्र में वह उस तिथि का उल्लेख करता है जिस तिथि से उसका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस तिथि का उसने यदि उल्लेख किया है कि इस तिथि से मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए और उस तिथि से पहले हाई कोर्ट के जज का मानस बदल जाता है तो अपना त्यागपत्र वापस भी ले सकता है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित करके ही अपना रेजिग्नेशन देता है, राष्ट्रपति को संबोधित करके ही। त्यागपत्र के अलावा दूसरी स्थिति ये होती है कि संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया अपना के जो है रिमूवल प्रोसेस को अपना के न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की प्रक्रिया को अपना के उसे उसके पद से हटा दिया जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है और इसके लिए अनुच्छेद 124(4) में वर्णन किया गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है जब उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट के जज की एज को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, आयु को लेकर कोई विवाद हो जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उसका निर्णय करता है। इस मामले में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। ये जो सेक्शन है ये भी संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण संसद द्वारा उपबंधित जो तरीका है या अथॉरिटी है उसके द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है। रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसी आधार और उसी प्रक्रिया के आधार पर हटा सकते हैं जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब इसके दो आधार दिए गए हैं, कदाचार और असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। यद्यपि संविधान में प्रूव्ड मिसबिहेवियर का डिटेल मीनिंग क्या है वो नहीं बताया गया है, इनकैपेसिटी का मीनिंग क्या है ये भी नहीं बताया गया है। अब इनको हटाने के लिए क्या होता है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सदन का अध्यक्ष यदि उसको स्वीकार कर लेता है, मान लीजिए राज्यसभा में लाया गया तो सभापति स्वीकार करेगा, लोकसभा में लाया गया तो स्पीकर उसको स्वीकार करेगा। यदि दोनों उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसके लिए सदन के अंदर 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाएगी और यदि स्पीकर उसको अस्वीकार कर देता है तो उस मामले में जो है सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। यानी स्पीकर या सभापति की मर्जी है
कि वो न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे। प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो 3 लोगों की कमेटी बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है या किसी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता को उसमें लिया जाता है। वो कमेटी उसके खिलाफ मामलों की जांच करती है। जांच में यदि वह दोषी पाई जाती है तो सदन में वह उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन भी यदि विशेष बहुमत से उसे प्रस्ताव पारित कर दे तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। प्रस्ताव पारित होने की तिथि से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस जज का जो है पद रिक्त मान लिया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2 हाई कोर्ट जजेस के विरुद्ध अब तक महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका, सौमित्र सेन और दिनाकरण, और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा चुका है। लेकिन आज तक भारत में किसी भी उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, यानी किसी भी न्यायाधीश को आज तक इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है, और राज्यपाल यदि उपलब्ध नहीं हो तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में जो प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार वह शपथ लेता है। मान लीजिए कोई उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों पर अधिकारिता रखता है, तो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा जिसमें उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है। मुख्य पीठ जहां स्थित है उस राज्य का राज्यपाल उसे शपथ दिलाएगा। इसके अलावा न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की यदि हम बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उनके भत्ते, पेंशन, छुट्टी और अन्य परिलब्धियां भी संसद के द्वारा तय की जाती हैं। एक चीज खास बात आपको ध्यान रखनी है कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका वेतन जो होता है वो वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उनकी पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। नियुक्त होने के बाद उनके वेतन, भत्तों में और पेंशन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 360 जब लागू हो, वित्तीय आपातकाल लागू हो, तो उस स्थिति में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कमी की जा सकती है। किया गया है पेंशन का जो प्रावधान जजेज के लिए किया गया वो 1976 में किया गया। उससे पहले जजेज के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। अब फिलहाल वेतन कितना मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मिलते हैं तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये होता है। इस कारण की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 200 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। 1999 में ट्रांसफर के बारे में यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करते समय 4 न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेगा, यानी 4 न्यायाधीशों का जो कॉलेजियम उससे सलाह करके ही किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकेगा। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह जिस उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाना है उसके तथा जिससे ट्रांसफर किया जाना है उसके दोनों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वह परामर्श करेगा। तो यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने मनमर्जी से किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति भी मनमर्जी से किसी जज का जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा तथा ऐसा परामर्श चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 जजों के कॉलेजियम से चर्चा करने के बाद देगा। जब न्यायाधीश का दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर हो जाता है तो उसे कंपेंसेटरी अलाउंस भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीशों पर प्रतिबंध की। रेस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह उस उच्च न्यायालय में तथा अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, कोई विधिक कार्य नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी अन्य उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है क्योंकि वह वहां पर न्यायाधीश नहीं रहा है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं कंपटीशन के लिए, आपके काम के हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग कंपटीशन में आए हुए हैं। जैसे
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष, या आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कब की गई थी? 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एज को लेकर कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो उसका फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन से आधार पर हटाया जाता है? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 2 वर्ष के लिए की जाती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुरोध कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 224 क के तहत कर सकता है। किसके परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से वह ऐसा करता है। नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश कितने जजों के कॉलेजियम से चर्चा करेगा? सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेज के कॉलेजियम से चर्चा करेगा। यदि कोई उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के संबंध में अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करता है तो ऐसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा? जितने राज्यों पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता है उन सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करेगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात विधि व्यवसाय करने पर निर्बंधन कौन से अनुच्छेद में है? 220 में है। भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय इस समय है? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना और उसके संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 231 है। इसके अलावा कौन सा एकमात्र संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? वो है दिल्ली। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 216 में दिया गया है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देश में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से? तो वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, 160 है। और क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्राधिकार के हिसाब से है गुवाहाटी हाई कोर्ट। देश में सबसे कम न्यायाधीश कहाँ पर हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट में। सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 160। सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार कौन किसका है? राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो 4 राज्यों पर क्षेत्राधिकार रखता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को हुई थी। अगर कोई मान लिया उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार रखता है तो शपथ किस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा? तो उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा जहां उस न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से लिए जाते हैं, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन इस समय 2,50,000 रुपये है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी कब कर सकता है? जब वित्तीय आपातकाल लागू हो। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में मुख्य न्यायाधीश जब परामर्श राष्ट्रपति को देता है तो कितने न्यायाधीशों के लिखित परामर्श से देता है? 4 न्यायाधीशों के। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त कौन कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड जजेज को भी अपने यहाँ नियुक्त कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार किसको है? संसद को, अनुच्छेद 230 के तहत। देश के अंदर टोटल इस समय कितने उच्च न्यायालय हो गए? 24। 3 नए कौन कौन से हुए? 26 जनवरी 2013 को MMT यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हुए। 24वां कौन सा है? त्रिपुरा है। देश में सबसे पहले, ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछा गया है कि देश में सबसे पहले हाई कोर्ट कौन से स्थापित हुए थे? तो बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई 1862 में स्थापित हुए थे। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, जिसको उस समय मद्रास कहते थे चेन्नई को। बाद में इलाहाबाद हुआ 1866 में, फिर पटना, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उड़ीसा हुए। इलाहाबाद की मैंने आपको बताई टोटल संख्या 160 है। स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से स्थापित हुए? स्वतंत्रता के बाद में उड़ीसा में 1948 में और राजस्थान में 1949 में उच्च न्यायालय स्थापित हुए। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों पे है। मुंबई है, जैसे मुंबई का क्षेत्राधिकार जो है गोवा पे है, दमन और दीव पर है, दादरा और नगर हवेली पे है और महाराष्ट्र पे है। कलकत्ता का जो क्षेत्राधिकार है वो अंडोर निकोबार द्वीप पर भी है। चेन्नई का जो क्षेत्राधिकार है वो चेन्नई के साथ साथ पुडुचेरी पर भी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर अपना क्षेत्राधिकार रखता है।
केरल का जो हाई कोर्ट है, वो जो केरला का जो हाई कोर्ट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसका जो क्षेत्राधिकार है वो हमारे यहाँ जो नीचे की तरफ जो कोर्ट्स हैं, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के ऊपर और केरल के ऊपर दोनों का क्षेत्राधिकार एक है। पंजाब एंड हरियाणा का दोनों के ऊपर विस्तृत है और चंडीगढ़ के ऊपर विस्तृत है। तो ये इनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पे है। राज्यों की यदि बात करें तो एक से अधिक राज्यों पर कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेशों को यदि छोड़ दें तो एक से अधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार किसका है? आंध्र एवं तेलंगाना का है, मुंबई, गुवाहाटी और पंजाब और हरियाणा है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे ज्यादा राज्यों पर है, 4 राज्यों पे, असम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इनके ऊपर है। फिलहाल गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंड कोहिमा और आइजोल में थी। इलाहाबाद, कलकत्ता और जोधपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है वो लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और जयपुर में है। यानी कई बार आता है जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ बैठती है? जयपुर में बैठती है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चंडी थी। मैंने केंद्र शासित प्रदेशों में बताया कि पुडुचेरी पर चेन्नई का, लक्षद्वीप पर एर्नाकुलम यानी केरला हाईकोर्ट का, अंडमान द्वीप समूह पर कलकत्ता का, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप पर मुंबई का और चंडीगढ़ पर पंजाब और हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है। गोवा मुंबई उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। तो ये सारी बातें अपने आज चर्चा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको आपका जो असाइन वो ये रहेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, शपथ, वेतन और स्थानांतरण प्रक्रिया को आप स्पष्ट करेंगे। इस असाइनमेंट को आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। कॉलेज के द्वारा उसका उचित समाधान किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।